डियर स्टूडेंट्स, कृष्णलाल कॉलेज छोटनपुर में संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं भोपाल सिंह एलएलबी व बीए एलएलबी कोर्स में जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट के विश्लेषणात्मक विचारधारा अर्थात एनालिटिकल स्कूल को आपके सामने पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करें। आज का मेरा टॉपिक जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट के अंतर्गत विश्लेषणात्मक विचारधारा अर्थात एनालिटिकल स्कूल को पढ़ना है। विश्लेषणात्मक विचारधारा ऑस्टिन और जेरेमी बेंथम के द्वारा प्रतिपादित की गई। आमतौर पर ऑस्टिन को विश्लेषणात्मक या विद्यात्मक चिंतन का पिता कहा जाता है। यद्यपि जेरेमी बेंथम, जिसके अनेक ग्रंथों का हाल में पता लगा है, इस दृष्टिकोण को प्रारंभ करने वाला प्रतीत होता है। ऑस्टिन ने बेंथम से बहुत कुछ लिया है, अर्थात ऑस्टिन बेंथम के शिष्य थे और बहुत सारी बातों से उसकी प्रस्तावनाएं बेंथम के सिद्धांत की पदान्वय या व्याख्या मिलती जुलती हैं। इस अध्याय में इन दो विचारकों के मतों का विवेचन किया जाएगा। आज मैं जेरेमी बेंथम के बारे में बताता हूँ। बेंथम ने विधिक चिंतन में एक नए युग का सूत्रपात किया। उसने विद्यात्मकवाद की उसके आधुनिक अर्थ में नींव रखी। बेंथम ने विधि को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया। विधि की परिभाषा इस रूप में की जा सकती है कि यह संकेतों का एक समूह है जो राज्य में संप्रभु द्वारा सोची गई अथवा अपनाई गई इच्छा की घोषणा करता है। तो कतिपय मामलों में कतिपय उन व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा आचरण के बारे में होता है जो प्रश्नगत मामलों में उनकी शक्ति के अधीन होते हैं या माने जाते हैं। ऐसी इच्छा का पालन किया जाना उन कतिपय घटनाओं पर होता है जिनके बारे में यह आशा की जाती है कि वह घोषणा उसे ला सकती है और इन घटनाओं के बारे में यह आशा की जाती है कि वे उस पर हेतु के रूप में कार्य करेंगे जिसका आचरण विचाराधीन होता है। बेंथम की कृति में विद्वान संपादक ने उक्त परिभाषा का विश्लेषण निम्न प्रकार किया है। इस परिभाषा के अनुसार एक विधि पर 8 विभिन्न दृष्टियों से विचार किया जा सकता है। इसके स्रोत के बारे में, इसके आस्पदों के बारे में, इसके उद्देश्यों के बारे में, इसके विस्तार के बारे में, इसके पहलू के बारे में और इसके बल के बारे में, अग्रणी अभिव्यक्ति के बारे में, इसके उपचार तथा और विभिन्न प्रकार के अलग तात्पर्यों से भी इसके बारे में सोचा जा सकता है। बेंथम का अपना एक व्यक्तिवाद और उपयोगिता भी देखने को मिलती है। बेंथम के विधिक दर्शन को उपयोगितावादी व्यक्तिवाद कहा जाता है। वह व्यक्तिवादी थी। उसने कहा कि विधि का काम व्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगे बंधनों एवं अवरोधों से उसे मुक्त करना है। जब व्यक्ति एक बार
स्वतंत्र हो जाएगा तो अपने कल्याण की स्वयं देखभाल करेगा। इस रूप से वह अर्थशास्त्र के हस्तक्षेप नीति का भी समर्थक रहा है। उसने संहिताकरण की, वकालत की और न्यायाधीश निर्मित विधि और रूढ़ियां आदि की निंदा की। वह उपयोगितावादी भी था। उसके अनुसार विधान का उद्देश्य सर्वाधिक संख्या के व्यक्तियों का सर्वाधिक सुख है। इस प्रकार से बेंथम अपनी परिभाषा को देते हुए कहते हैं, प्रकृति ने मनुष्य को सुख और दुख के साम्राज्य में स्थित किया है। हमारे सारे विचार उन्हीं से निकलते हैं। हम अपने निर्णय और अपने जीवन के बारे में संकल्प उन्हीं से जोड़ते हैं और अपने को उनकी अधीनता से दूर रखने की बात करते हैं। वह यह नहीं जानता कि वह क्या कह रहा है कि ये शाश्वत और अनिवार्य भावनाएं नैतिकतावादी और विधायक के अध्ययन की बड़ी वस्तु होती है। उपयोगिता का सिद्धांत प्रत्येक वस्तु को हम दो हेतुओं के अधीन करता है। इस प्रकार से बेंथम का योगदान यहाँ पर और भी ज़्यादा देखने को मिलता है। बेंथम यहाँ वहाँ अपनी सिधाई के बावजूद एक गंभीर विचारक, एक विकट सामाजिक आलोचक और कालातीत विधि के सुधार के लिए अथक आंदोलन करने वाला था और वह आधुनिक समाज पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव बन गया और वस्तुतः बना रहा है। प्राकृतिक विधि और वस्तुनिष्ठ मूल्य को नकारने के द्वारा और उसके स्थान पर उन मानकों को जो मानव लाभों के लिए आवश्यक होते हैं, सुख और संतोष पर आधारित हो, उन पर वह अपने विचारों को व्यक्त करता है। कल्याणकारी राज्य के निर्माण करने वालों में से उसे एक माना जाता है। बेंथम का योगदान, विधिक सिद्धांत को बेंथम का योगदान युगांतरकारी है। ब्लैकस्टोन की कृति में विशेष छाप की प्राकृतिक विधि के सिद्धांत से बेंथम के कठोर विद्यात्मकवाद पर आना विधिक सिद्धांत के आधुनिक इतिहास में एक बड़ा विकास प्रस्तुत करता है। उसने विधि निर्माण और विधिक शोध के लिए नई दिशाएं दी। बेंथम के साथ विधिक विद्यात्मकवाद का प्रारंभ हुआ और इसके साथ तर्क आधारित अनुमान से भिन्न खोज के विज्ञान के रूप में विधिक सिद्धांत की स्थापना हुई। बेंथम ने इस नए दृष्टिकोण की नींव रखी, किंतु विद्यात्मक विधि की प्रकृति से संबंधित समस्याओं का समाधान बताने से दूर रहा। उसका कार्य एक बहुत लंबे और विविधतापूर्ण बहसों के सिलसिले का प्रारंभ था और वह अभी चला हुआ आ रहा है। इस प्रकार से बेंथम के विश्लेषणात्मक विचारधारा का मूल्यांकन करने के पश्चात इसकी कुछ आलोचना भी की गई। बेंथम की आलोचना, बेंथम के सिद्धांत की अपनी कमजोरियां थी। फ्रीडमैन कहता है, बेंथम ने कांट की मुख्य कमजोरी दो कमियों से निकाली। एक, बेंथम का अमूर्त और अव्यावहारिक तत्ववाद जो उसे मनुष्य को उसकी पेचीदगी, उसके भौतिकवाद और उसके आदर्शवाद, सौजन्यता और निष्ठा, स्वार्थपरता और परोपकारता से सम्मिश्रण में देखने से रोकता है। यह बेंथम की बेंथम की विधायक की शक्तियां जो अधिक आंकने पर व्यक्ति के विवेकाधिकार और विधि के लागू करने से लचीलेपन को कम आंकड़ों में ले जाता है। उसकी बुनियादी कमजोरी व्यक्ति और समुदाय के हितों के बीच संतुलन को स्पष्ट रूप से अपनी संकल्पना विकसित करने से उसकी असफलता से आती नजर
आती हुई दिखाई देती है। उसकी बहुत सारी बातें अव्यावहारिक प्रयोग में न तो जचने वाली है न सही साबित होती हैं। उसके अनुसार एक असीमित संख्या के व्यक्तियों के हित अपने आप ही समुदाय के हित के साधक होंगे, क्योंकि व्यक्ति के उद्यम की स्वतंत्रता अपने आप अधिक समानता पर ले जाएगी, किंतु जब बाद में उसे व्यवहार में लाया जाता है तो ठीक उल्टे परिणाम ही निकलते हैं। इस प्रकार केवल सुख और दुख विधि के निर्णय की कसौटी नहीं हो सकते। एक ओर तो बेंथम ने विधि के विश्लेषण पर जोर दिया, किंतु दूसरी ओर उसने यह लक्ष्य भी बताया जिसके पीछे विधि को लगाना चाहिए। बेंथम के पश्चात ये दोनों पक्ष एक साथ नहीं लिए गए। कुछ ने केवल विश्लेषण को लिया और उन्हें विधि के उद्देश्य से कुछ नहीं लेना देना हुआ। इस प्रकार से बेंथम के सिद्धांत की कुछ आलोचना भी की गई। बेंथम का प्रभाव, नया टॉपिक आता है बेंथम का प्रभाव। बेंथम के सिद्धांत की जो भी कमियां हो, जो प्रत्येक सिद्धांत में होनी अनिवार्य है, उसके रचनात्मक चिंतन और विधिक सुधार के लिए उसके उत्साह ने इंग्लैंड में विधिक सुधारों के एक युग का सूत्रपात किया। आधुनिक काल में विधान विधि बनाने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि हो गई है। विधि शास्त्र के क्षेत्र में उसकी विधि की परिभाषा और विधिक पदों के विश्लेषण ने अनेक विधि शास्त्रियों को प्रेरित किया। उन्होंने इन विधि के सिद्धांतों में सुधार किया और नई विचारधाराओं की नींव को रखा। जैसा कि पहले कहा गया है, ऑस्टिन ने बेंथम से बहुत कुछ लिया। बेंथम द्वारा लिखित पुस्तक द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंस इस बात को दर्शाती है कि बेंथम का प्रभाव विधिवेत्ता के रूप में एक अलग ही छाप छोड़ता है। इस प्रकार से बेंथम के सिद्धांत की कुछ आलोचना की गई, लेकिन आलोचना के साथ साथ बेंथम का विधि शास्त्र के सिद्धांत पर एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। उसके बाद फिर आता है जॉन ऑस्टिन विश्लेषणात्मक विचारधारा का प्रारंभ करता है। वह अंगल विधि शास्त्र का पिता माना जाता है। उसे 1826 में लंदन विश्वविद्यालय में विधि शास्त्र की पीठ के लिए चुना गया। तत्पश्चात वह जर्मनी गया और उस समय जर्मनी में प्रचलित रोमन विधि जैसी कि वह जर्मनी में अपनाई गई थी कुछ समय तक अध्ययन किया तथा रोमन विधि के वैज्ञानिक विवेचन को देखकर उसे अपने देश की दुर्व्यवस्थित विधिक व्याख्याओं की जानकारी हुई। उसने इससे प्रेरणा ली और अंगल विधि का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन करने को अवसर उसको मिला। जो रीति उसने अपनाई उसका स्रोत मूलतः अंगल अर्थात इंग्लिश था। उसने तत्व मीमांसीय प्रणाली नहीं अपनाई, जो एक जर्मन की विशेषता थी। उसकी कृतियां अर्थात जॉन ऑस्टिन की कृतियां लंदन विश्वविद्यालय में दिए गए अपने व्याख्यान दी प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड शीर्षक के अंतर्गत यह प्रकाशित हुई। अपने व्याख्यानों में उसने विधि की प्रकृति और उसके उचित अक्षेत्र का विवेचन किया। उसने विधि के स्रोतों का भी विवेचन किया। इस प्रणाली में उसने अपनी विश्लेषणात्मक विचारधारा को
प्रस्तुत किया। ऑस्टिन की रीति विश्लेषणात्मक। ऑस्टिन द्वारा अपनाई गई रीति विश्लेषणात्मक रीति कहलाती है और उसने अपना अध्ययन क्षेत्र केवल विद्यात्मक विधि तक ही सीमित रखा। अतः उसके द्वारा अपनाई गई विचारधारा अनेक नामों से पुकारी जाती है, जैसे विश्लेषणात्मक, मिथ्यावादी, विश्लेषणात्मक, विद्यात्मकवाद से भी उसे जाना जाता है। इस प्रकार से ऑस्टिन की अपनी एक अलग ही विचारधारा विश्लेषणात्मक विचारधारा को प्रभावित करती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विश्लेषणात्मक विचारधारा के जो जनक माने जाते हैं उनको ऑस्टिन अर्थात ऑस्टिन ही विश्लेषणात्मक विचारधारा के जनक माने जाते हैं और ऑस्टिन जेरेमी बेंथम के शिष्य के रूप में जाने जाते हैं। आज का मेरा टॉपिक यहीं पर पूरा होता है। आज हमारा विश्लेषणात्मक विचारधारा